नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस एमसीक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस लेक्चर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए सल्यूशन मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो एक प्रकार से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो ये कंप्लीट सल्यूशन है, एक ही जगह आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें भी हमने 3 कैटेगरी में इस कोर्स को बनाया है। उसका कारण ये है कि अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है, आप केवल डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट्स है उसके तैयारी ही करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं, केवल मुख्य परीक्षा। अगर आप ये चाहते हैं कि अभी मुख्य परीक्षा की तैयारी हमें नहीं करनी है, जो कि एक गलत रणनीति होगी, लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि अभी हमें मुख्य परीक्षा की नहीं तैयारी करनी है, हमें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी में जैसा कि आप जानते हैं 90-95% लोग पीसीएस भी देते हैं, आरओ भी देते हैं। तो हम लोगों ने इन दोनों के पैटर्न्स को ध्यान में रख करके ही जीएस के जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, इन दोनों परीक्षाओं को के प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ही बनाए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, केवल प्री के लिए जो कोर्स है उसके लिए। और जो हम रिकमेंड करते हैं वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप जुड़िए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एकदम कंप्लीट सल्यूशन। अगर आपको इससे जुड़ना हो तो आपको करना यह है कि ARO 2021 वीडियो कोर्स लिख करके 9506742546 पर व्हाट्सएप करना है। जो भी डिटेलिंग होगी आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। चलिए जल्दी से हम प्रश्नों पे आते हैं और एक एक प्रश्न को हम एक क्रम से देखते हैं। तो यहां देखिए पहला प्रश्न आ गया है। ये जो 50 प्रश्न है वो जितनी हिंदी पट्टी की स्टेट पीएससीज हैं, इसके अलावा यूपीएससी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिन जिन परीक्षाओं को कराता है यानी ARO और एनडीए और सीडीएस के भी क्वेश्चंस इसमें शामिल हैं, क्योंकि एनडीए और सीडीएस में इस समय काफी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको भी हमने शामिल किया है। यहां पे आपको प्रश्न दिखेगा, मैं थोड़ा तेज चलूंगा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड है तो आप जो है वीडियो को पॉज करके चैट सेक्शन में अपना उत्तर देते हुए आगे चलेंगे, तो हम दोनों लोग मिल करके इसको करेंगे। ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था यह आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो देखिए इसका उत्तर हमारा है क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा की जो मांग थी भारतीयों की, पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1940 के अगस्त आफर में मानी गई। 1942 के क्रिप्स मिशन में इस मांग को फिर से मान्यता दी गई और अंततः 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर हमारी संविधान सभा बनी। तो यहां पे हम देखें तो क्रिप्स मिशन हमारा उत्तर है, यानी पहले का हमारा उत्तर है सी। दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है आ गया, आईएएस 2003 में भी एक पूछा गया था। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो निश्चित रूप से यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये सब क्या है, सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, तो यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं बनी थी, यानी यह गलत है। यह एक बहुदलीय निकाय था, तो काफी दल इसमें थे, तो निश्चित रूप से इसमें काफी दल थे। हालांकि कांग्रेस की प्रमुखता थी, दूसरे दल केवल नाम मात्र के थे, बहुत कम संख्या थी अन्य दलों की। लेकिन यह कहना कि यह बहुदलीय निकाय नहीं था, यह गलत होगा। हालांकि कांग्रेस का प्रभुत्व था और अन्य दलों की उपस्थिति बहुत कम थी, लेकिन फिर भी अन्य दलों के भी सदस्य इसमें थे, नाम मात्र के ही थे लेकिन थे। तो यह एक बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल था। यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो निश्चित रूप से करती थी। तो अगर हम देखें तो 1, 3 और 4 हमारा ठीक है। अब आइए विकल्प पर हम आते हैं। अब यहीं से एक लर्निंग आपको मिलेगी कि किस प्रकार से प्रश्न जो है घुमा करके पूछे जाएं, तो कैसे और कितना घुमाया जा सकता है उसे। अब यहां देखिए हमने क्या किया कि पहला सही है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से यह नहीं बनी थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। प्रांतीय विधान सभाओं ने अपने मेंबर्स भेजे थे संविधान सभा में, ठीक है, तो यह गलत है। यह एक बहुदलीय निकाय था, यह भी सही है। और यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, निश्चित रूप से यह भी सही है। लेकिन अब आइए ऑप्शंस को हम देखें। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें दिख रहा है केवल 1, 2 और 4, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 2 है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, ये तो गलत है। जहां 2 आया गया वहां तो हम उत्तर नहीं चुन सकते। यहां भी देखिए, यहां भी 2 है और यहां भी देखिए 2 है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचा। हम जानते हैं कि तीनों के तीनों यानी 1, 3, 4 सही है, लेकिन हम जब देखते हैं कि ये जो 2 गलत है, ये हमें विकल्प में कहां कहां दिखता है, बी में भी दिखता है, तो हम बी को नहीं चूज कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 तो गलत है ना, स्पष्ट रूप से गलत है। तो देखिए 2 बी में भी है, 2 ए में भी है और 2 डी में भी है। इसका मतलब है कि हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन यही बचता है, क्योंकि हम किसी एक सही को छोड़ दें विकल्प के अनुसार। एग्जामिनर भी यह चाहता है कि आप इसी प्रकार से सोचें, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी एक सही को करने के लिए जो स्पष्ट रूप से गलत है उसको हम ले लें। तो यहां पे हम कहेंगे कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह तो सही ही है, और यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ठीक है। यह हमारा सी इसका जो है उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 व्यक्ति और सूची 2 भारत के संविधान को बनाने में उनकी भूमिका, ठीक है। अब ये सीडीएस में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। अगर ये यूपी पीसीएस में पूछा गया होता तो बहुत आसान था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान अगर विकल्प हमें चुनना हो तो हम क्या चुन सकते हैं? हम ये चुन सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। तो ए का हमारा क्या हो गया? ए का हमारा जो है 2 हो गया। अब देखिए ए का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो ए का 2 हमें ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी सी और डी इसका उत्तर नहीं है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन जो सबके पास है वो ये कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतना जानने के बाद हमने 4 विकल्प को 2 कर दिया, तो 4 से भले हमेशा 2, तो हमने 2 कर दिया। अब दूसरा आइए, बहुत फेमस दूसरा ये कि डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, यानी प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। तो डी का 2, इससे हमें कोई उत्तर मिल रहा है। तो अगर हम डी का 3, तो अगर डी का 3 हम देखें
तो ये हमें ए में भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है, यानी कि एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप टीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी को भी जाने। और एचसी मुखर्जी की हम बात करें तो सी का 4 ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो सी का 4 हम देखते हैं तो हमें कहां मिलता है, ए में मिलता है, तो उत्तर हमारा तीसरे का ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी विकल्पों को देख करके घबराना नहीं है, दिमाग तो जरूर लगाना है। और 4 में से 2 भी आप कर दिए तो ये तो पर्याप्त है ना, कुछ तो आपने दिमाग लगा के कम किया ना, 4 से भले 2। चौथे प्रश्न पे हम आ गए, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? एनजी एंकर, केएम मुंशी, बीएन राव और मोहम्मद सादुल्ला। तो अब ये एग्जामिनर आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आपको प्रारूप समिति के सभी सदस्यों का नाम तो याद होना ही चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है और अगर आप बीएन राव के बारे में जानते हैं कि ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये एक आईसीएस अधिकारी थे और इन्होंने ही भारत के संविधान के मूल ड्राफ्ट को तैयार किया था, जिस पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ये सारी बातें मैंने अपने लेक्चर में बहुत ही विस्तार से आपको समझाई है। अगर आप ये जानते होते तो आपको पता था कि जो चौथे का हमारा उत्तर है वो है सी, बीएन राव नहीं थे। ठीक है, सदस्य नहीं थे बीएन राव। 5वें पे हम आ गए हैं, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी निश्चित रूप से, जो संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत की। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। तो प्रियम्बल को भी पढ़ते समय इस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की। तो हम जब ये देखते हैं तो हमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों ही सही लगते हैं और इसलिए हमारा जो 5वें का उत्तर है वो है सी। अब यहां पे आप देखिए कि बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके, लंबे लंबे वाक्य का प्रयोग करके जब हमारे सामने ये प्रश्न आएगा तो हम पहले ही घबरा जाएंगे, जबकि आप ये देखें तो ये एक आसान प्रश्न था, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न है कि देख करके ये होता है कि ये कठिन प्रश्न होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से भी बचना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, फिर कोई निर्णय अपना करना है। अगला, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? अब देखिए, अब जो है ये एनडीए 2014 में पूछा गया, फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है। अब नाम क्या है? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर। अगर आपको ये याद न हो और आप ये जानते हो कि एम के गांधी तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, तो वो संविधान सभा के किसी समिति के क्या सदस्य होंगे? ठीक है, मैंने बताया था स्पष्ट जो है कि जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोनों लोग कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, और ऐसे में 6 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, महात्मा गांधी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक यानी आईसीएस ऑफिसर, ठीक है, आज के सेंस में कहें तो आईएएस ऑफिसर सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? बीएन राव तथा केएम मुंशी। तो देखिए, बीएन राव को तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में पता है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। हालांकि इन्होंने जो कार्य किया है उतना इनको जो है मान्यता नहीं मिली, या उतना इनके बारे में लोग नहीं जान पाए, उतनी इनकी प्रसिद्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी
जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो BN राव के बारे में जानते ही हैं। अब दूसरे नाम में ही कंफ्यूजन है, तो BN राव तथा KM मुंशी, SN मुखर्जी तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, BN राव तथा SN मुखर्जी। तो इसका उत्तर है BN राव तथा SN मुखर्जी। तो BN राव एक ICS ऑफिसर थे, बाद में जम्मू कश्मीर रियासत के ये प्रधानमंत्री भी बने। वही जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट जिसके आज़ादी के समय हरि सिंह राजा थे। बर्मा के भी संविधान को लिखने का श्रेय BN राव को ही दिया जाता है। हमारे संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था उसे इन्होंने ही तैयार किया था, कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ था उसमें एक मेंबर कितनी आबादी का, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा संविधान सभा में। तो ये तय किया गया था कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। अगला, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान में आता है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, विलियम वुड तो नहीं थे। ठीक है, अगर दिमाग में हो, आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर आप डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विलियम वुड रिलेवेंट नहीं है, तो यही नहीं है। अच्छा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका उत्तर हमारा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो ये सब आसान प्रश्न। अगला, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो भारत में संविधान सभा की मांग, ये सबसे पहले हमने पढ़ा जब हम संविधान सभा को पढ़ रहे थे, और उसके हिसाब से हम देखें तो हमें स्पष्ट रूप से ये समझ में आ रहा है कि स्वराज पार्टी इसका उत्तर है। एक व्यक्ति के रूप में हम कहें तो प्रमुख वामपंथी नेता MN राय ने पहली बार एक संविधान सभा की बात की। वो अभी मैं स्लाइड दिखाता हूं तो सारी बातें उस पे हम करते हैं। तो देखिए यहां पे संविधान सभा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके हमने सबसे पहले यही समझा था। तो हमने समझा था कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता MN राय द्वारा रखा गया था। 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। बहुत जोर देकर के मैंने आपसे कहा था कि पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की, और कांग्रेस के उस समय के सबसे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये स्पष्ट किया कि उस संविधान सभा का आधार क्या होगा या उस संविधान सभा का स्वरूप क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि वो वयस्क मताधिकार पर यानी एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित होगी, यानी जनता से चुन करके वो संविधान सभा आएगी। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि संविधान सभा की भारतीय मांग को अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मान्यता दी गई। 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन ने भी इस मांग को माना, और 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो आप लैंग्वेज देखेंगे लिखने का तो आपको बहुत आसान दिखेगा और कहीं पर भी अस्पष्टता आपको नहीं दिखेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सब चीजों को पढ़ा है। संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं।
आइए पढ़ते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह एक बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं, ये एक बहुदलीय संरचना थी, तो सी भी गलत हो गया। यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, यानी उसमें कई दलों का प्रतिनिधित्व था। ये केवल कहने की बात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें केवल नाम मात्र के ही दूसरे दलों के सदस्य थे, लेकिन नाम मात्र के ही थे, यानी ये बहुदलीय निकाय था। हालांकि इस पे कांग्रेस का वर्चस्व था, तो यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही है। तो ए सही है और डी सही है, और ऐसे में अगर हम देखें तो हमें हमारा उत्तर यहां पे मिल जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो एमपीपीसीएस का प्रश्न है, तो यह आसानी होगा। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, निश्चित रूप से। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, निश्चित रूप से नहीं किया गया। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा का चुनाव नहीं किया गया था, इसलिए इसकी एक प्रमुख आलोचना ये भी होती है संविधान की कि ये भारतीयों का प्रतिनिधि निकाय नहीं था, यानी संविधान सभा भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, क्योंकि इसे प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के द्वारा नहीं चुना गया था। तो इस आलोचना का भी मैंने आपको बड़े विस्तार से लेक्चर में जवाब भी दिया था, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो 13 का हमारा उत्तर है सी। अब हमको डी पढ़ने की जरूरत नहीं, बी और ए भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जब हमको ये पता चल गया कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, और यहां लिखा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये गलत है। 14, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। आईएएस 2001 में पूछा गया प्रश्न है, निश्चित रूप से आसान प्रश्न है। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। 15वां, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। अब यहां पे मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप देखिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर किस प्रकार थोड़ा सा रिवाइज करके उसी एग्जाम में फिर पूछ लिए जाते हैं। सेम प्रश्न है आईएएस प्री 2001 में पूछा गया, और ये प्रश्न आईएएस 2013 में पूछा गया है, थोड़ा सा बदलाव करके। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको ठीक प्रकार से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। यही उसका उत्तर है, सी। ठीक है, अगला, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? अब देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा गया। हमारा प्रयास ये होता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को लाएं, दोहराव न हो, नहीं तो आप ये जान लीजिए कि यही प्रश्न कई प्रकार से बदल बदल करके, ऑप्शंस बदल बदल करके, थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करके बार बार पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा,
भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो डी इसका उत्तर है, आप देख लीजिए, सेम वही प्रश्न चल रहा है। अगला, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ये कहा गया कि ये फ्रांस की परंपरा है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसे अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसका उत्तर है सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब देखिए वही प्रश्न है, किस प्रकार से लैंग्वेज को चेंज किया गया है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो निश्चित रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आगे, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। अब पूछा क्या जा रहा है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं और उसके बाद यह भी समझना है कि इसका अर्थ क्या है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है। तो ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, उसकी पहली बैठक कुल मिलाकर के ये है। तो इसका उत्तर जैसा कि हम जानते हैं 9 दिसंबर 1946 है। 9 दिसंबर 1946 है। तो 20 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। तो देखिए यूपीपीसीएस 95, यूपीपीसीएस 90 आप देखिए, और यूपीपीसीएस 2011। एक ही लोक सेवा आयोग के प्रश्नों के पैटर्न को देखिए। अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1946, जनवरी 22 1947, फरवरी 20 1947 और जुलाई 26 1946। अब देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। पहले तो इस प्रश्न की भाषा से ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि पूछा क्या जा रहा है। तो ये असल में पूछा जा रहा है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे कब पारित किया गया। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ जनवरी 22 1947 को, और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। मैंने ये भी आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था तो वो 22 जनवरी 1947 को क्यों पारित किया गया, इतना डिले क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्य ये उम्मीद कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के सदस्य भी आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तभी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। लेकिन स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो गई कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर एकदम कायम है और वो संविधान सभा में नहीं आएगी। तो ये हुआ कि अब काम को शुरू करते हैं। तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। तो 21 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? अब वही प्रश्न है, अब यहां पे व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू ने रखा। उत्तराखंड पीसीएस में यह पूछा गया प्रश्न है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? सेम प्रश्न है,
थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख। देखिए यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बी इसका उत्तर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला, अब देखिए एक अच्छा प्रश्न आ गया है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, निश्चित रूप से था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, निश्चित रूप से करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो हां, हम भारत के लोग, तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद और विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है। लेकिन यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये मतलब प्रश्न है, उसमें ये अनरिलीवेंट लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी कुल मिला के 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4 गलत है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसी में क्या आप कर सकते थे, आपने ये पढ़ लिया कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो आपने कहा कि ये तो गलत है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप ये जान गए कि 4th गलत है और आपको ऊपर नहीं पता है कि क्या सही है या फिर कंफ्यूज है, तो आप देख लीजिए सी में भी 4 है, बी में भी 4 है और डी में भी 4 है। इसका मतलब है कि केवल एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है जिसमें 4 नहीं है, तो ए इसका उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 हुए, 9 हुए, 12 हुए और 15 हुए। तो देखिए मैंने स्पष्ट रूप से 11 अधिवेशनों को वो कब कब हुए वो स्लाइड पर बताया हुआ था, और इसके साथ मैंने एक बात और जोड़ी थी कि 24 जनवरी 1950 को जो एक बैठक हुई थी जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसे भी आप काउंट करेंगे तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और ऐसे में हम देखें तो 11 ऑप्शन हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से सी का हमारा उत्तर है 12। अगला, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो निश्चित रूप से 24 जनवरी 1950 को यह बैठक हुई थी और संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे इस दिन। अगला, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यूपीपीसीएस मेंस 2007 में यह प्रश्न पूछा गया, तो हम सारे लोग जानते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे मार्च लिखा है, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, असल में ये है, ये जो है गलत लिख दिया गया है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इस काम में जो है लगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा उत्तर है। 28, मैं इस साइड हो जाता हूं ताकि आपको ठीक प्रकार से दिखे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ये पूछा गया है RAS RTS प्री 2013 में, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले सूची में क्या है? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अब इसे अगर आप देखिए तो ये एक जो है स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है। आपको मैं दिखाता हूं कैसे। ये राजस्थान
लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और वो थे बीटी कृष्णामाचारी, यानी सी का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 1। आप देख लीजिए सी का 1 कहां पे आपको मिलता है, सी का 1 आपको केवल और केवल बी में मिलता है, केवल और केवल बी में। तो ये चूंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था, तो उनके लिए सबसे महत्व का विषय ये था कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व जिन्होंने संविधान सभा में किया, उनका नाम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और इसी हिसाब से ऑप्शंस भी सेट किए गए हैं कि आपको अगर सी का 1 पता है तो आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो है बी, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष ए का 4 एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, बी का 3 यानी के.एम. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बीटी कृष्णामाचारी, और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। ये देखिए कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका निश्चित रूप से उत्तर है बी.एन. राव। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। अगला, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव से ही। ये प्रश्न है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के. संथानम द्वारा और के.एम. मुंशी द्वारा। तो निश्चित रूप से बी.एन. राव इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1949, फरवरी 11, 1948 और कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ। उसके कुछ अनुच्छेद तो पहले ही लागू हो गए थे, लेकिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो हमारा जो उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो अंगीकृत किया गया और लागू किया गया, ये दो शब्द हो गए। तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान के 15 और कहीं 16, ठीक है, जब आर्टिकल 394 की भी आप गिनती करते हैं तो 16 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया, और शेष जो संविधान के अनुच्छेद थे वो लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो अंगीकृत की बात हमने कर ली, अब लागू होने की बात करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 इसका उत्तर है। इसी दिन संविधान पूर्णतः लागू हो गया। अगला, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ये जो है, पढ़ते समय मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था और ये कहा था कि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और 1930 से ही 26 जनवरी को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। चूंकि भारत कब आजाद होगा ये भारतीयों के हाथ में नहीं था, लेकिन भारत का संविधान कब लागू होगा ये भारतीयों के हाथ में था, और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। फिर भी ये हुआ
कि नहीं, हम रुकते हैं और जब 26 जनवरी 1950 आ जाएगा, यानी 26 जनवरी आ जाएगी, तभी हम इस संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करेंगे, क्योंकि हम उसी ऐतिहासिक घटना से इस संविधान को जोड़ करके देखते हैं। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली, भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी को, ठीक है, यानी 1950। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा ही, उसी ने ही संविधान को बनाया ही था। अगला, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो सोर्स भारत के लोग हैं, कार्य किया संविधान सभा ने। अगला, B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इस बात को मैंने बहुत स्पष्ट करके बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुन करके आए थे, पूर्वी बंगाल से चुन करके आए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा हो गया भारत के विभाजन के बाद, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यता थी वो अपने आप समाप्त हो गई। अब ऐसे समय में कांग्रेस ने ये निश्चित किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे ज्ञाता पुरुष को निश्चित रूप से संविधान सभा में होना ही चाहिए, और इसलिए कांग्रेस ने अपने एक सदस्य M. जयकर को इस्तीफा दिलवा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना संसदीय सीट बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में लेकर के कांग्रेस आई। तो हम अगर देखें कि संविधान सभा में बंबई प्रेसिडेंसी के एक सदस्य के रूप में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कार्य किया, और इसलिए हम बंबई प्रेसिडेंसी को मानते हैं। वैसे भी पश्चिम बंगाल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूर्वी बंगाल, और कुल मिलाकर के कहें तो उस समय पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बंगाल, ठीक है। अगला, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आ रहा है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, निश्चित रूप से पूर्ति करता है, तभी तो रिलीवेंट बना हुआ है। अगर पूर्ति नहीं करता तो कब का ये खारिज हो गया होता। दूसरा, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। निश्चित रूप से भारत के संविधान को एक गृहीत संविधान कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, और इसीलिए हमारा एक लेक्चर ही होता है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। ये पूरा एक लेक्चर है, उसमें हम पढ़ते हैं कि किस देश से संविधान में क्या लिया गया है, ठीक है। तो इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, निश्चित रूप से करता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है इस कारण से कि वो एक गृहीत संविधान है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है ए, ऑस्टिन ने यह कहा था। अगला, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। यहां से एक प्रश्न आपके लिए कि कमेंट करके बताइए कि कितनी महिला सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज
समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। यह एनडीए का प्रश्न है, 2018 में पूछा गया। अब निश्चित रूप से एक बात को समझ लीजिए कि आपको इसका उत्तर नहीं पता है, प्रश्न कठिन है, लेकिन आप एक बार सोच करके ये देखिए कि भारत के ध्वज की बात हो रही है, ये कौन बोल सकता है। हालांकि नाम भी सभी महत्वपूर्ण है, सब रिलेवेंट नाम है, दिमाग लगाना मुश्किल है, क्योंकि कोई छोटा नाम इसमें से नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम दिमाग लगाएं तो जवाहरलाल नेहरू ज्यादा करीब लगते हैं इसके, और इसका उत्तर भी है 41 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है यानी विचारित किया गया है, वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो, इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्धृत उपर्युक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है। किसने ये कहा है, ये सीडीएस का पेपर है। आप देख रहे हैं कितने कठिन प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो अब इसमें आप अनुमान लगाइए, इसमें आप सीधे सीधे अनुमान लगा लेंगे। प्रारूप समिति की ही जिम्मेदारी थी कि संविधान का पूरा मूल ढांचा कैसे बनेगा, और अगर आप प्रारूप समिति के कार्यों को ठीक प्रकार से आप जानते हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर प्रारूप समिति को ही देना था, और ये प्रारूप समिति के ही अध्यक्ष का हो सकता है और किसी का हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका उत्तर है। ठीक है, तो कभी आपके पास प्रश्न का सटीक उत्तर न भी हो तो दिमाग जरूर लगाइएगा, और ये कसरत केवल परीक्षा हाल में ही नहीं होगी, ये आपको स्वयं से करते रहना पड़ेगा। इस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा और बार बार ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये अनुमान मैंने लगाया तो सही निकला या नहीं निकला। ठीक है, तब ये नहीं कि जिस दिन युद्ध है उसी दिन उस टेक्निक का प्रयोग करिए जो कि आपने बस अभी अभी सीखा है या फिर सीख लिया है लेकिन कभी प्रैक्टिस उसका नहीं किया है। ठीक है, तो इसे लगातार करते रहिए। अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। बी आर अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो निश्चित रूप से सरदार पटेल इसका उत्तर है। 44 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अब ये देखिए कितना बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस 95, आरओ 2014, आईएएस 2009, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003, एमपी पीसीएस 2000। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। अगला, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसे शार्ट में एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति, सलाहकार समिति कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल और इसकी 2 उप समितियां भी थी। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसमें हमने संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और ये परामर्श समिति। ठीक है, शार्ट में हमने लिखा था लेकिन पूरा हमने बताया था। तो एडवाइजरी कमेटी की 2 सब कमेटी भी थी। एक थी मूल अधिकार उप समिति जिसको हेड कर रहे थे जेबी कृपलानी, यानी ये
JB कृपलानी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे HC मुखर्जी। ठीक है। अगला, डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ध्यान से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो तुरंत आप गलत उत्तर इसका दे देंगे। जैसे ही प्रश्न आपने देखा वैसे ही आप खुश हो गए होंगे कि बड़ा आसान प्रश्न आ गया, लेकिन ध्यान से एक बार प्रश्नों को पढ़िए। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो ही गए, अन्य सदस्यों को पूछा जाता है। हम कहते हैं कि प्रारूप समिति 7 सदस्य थी, यानी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी इंक्लूड होता है, और ऐसे में 7 भी ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन यह पूछा जा रहा है कि कितने अन्य सदस्य थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके, तो निश्चित रूप से इसका उत्तर बी है, ना कि ए है। तो 6 इसका उत्तर है। आइए यहां पे देखिए, प्रारूप समिति के सभी सदस्य और प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहां पे आपको दिख रहे हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर, N गोपालास्वामी आयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति के, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, BL मित्र की जगह, TT कृष्णमाचारी, DP खेतान की 1948 में मृत्यु होने के बाद। एक होमवर्क आपके लिए, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर के। तो यहां पे आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें कुल 8 मेंबर हैं, तो 8वां मेंबर है कौन ये बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए, अगर आपको ठीक से नहीं भी याद हो तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे में 2 नाम बचा, N गोपालास्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो 1 और 3, और 1 और 3 हमें दिख रहा है सी में, तो 48 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। अगला, संविधान पांडुलेखन समिति। अब देखिए, ये प्रारूप समिति की ही बात हो रही है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, AK अय्यर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो अब आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू, अब ये रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 49 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947। तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर BN राव को ये जिम्मेदारी मिली कि आप सब देशों के संविधान को छानिए, जो अच्छी चीजें हैं उसको लीजिए, और एक जो है ड्राफ्ट आप तैयार करिए। तो डॉक्टर BN राव को यह जिम्मेदारी मिली कि आप ड्राफ्ट तैयार करिए, और वो ड्राफ्ट जो BN राव देंगे उस पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।